बोलेंगे तुम लोग बनाते क्यों? किसी को हम लोग बहुत ही लंबी लाई है अम्मा तो। अल्लाह हो गई अम्मी, ये क्या हो गया है? मेरा क्लास भाई हर शादी हो तो किसी ने खावा नहीं बिल्कुल ना भी सारा काम तो खाई हो गया ना क्या हो गया नहीं एक बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज डॉक्टर फरजाद फ्रॉम कैरियर कोचिंग सेंटर। अगर आप लोग मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं तो मुझे चैट बॉक्स में रिस्पांस दे दें। चले बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। अब मैं अपने प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करता हूँ। अगर आपको याद हो, हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे होम्योस्टैसिस का, और आपको बताया था कि होम्योस्टैसिस के 3 कंपोनेंट होते हैं, अगर याद हो। पहला कंपोनेंट था जिसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कह रहे हैं, दूसरा कंपोनेंट था जिसको हम एक्सक्रीशन कह रहे हैं, और तीसरा कंपोनेंट था जिसको आप थर्मो रेगुलेशन कह रहे हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीशन के अंदर आपको सबसे पहले तो मैंने बताया था कि एक्सक्रीशन क्या होता है। उसके बाद एनिमल्स में कौन कौन से नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं वो हमने स्टडी किए थे। फिर ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्कस किया। फिर हमने जो है उसमें किडनीज को डिटेल में डिस्कस किया, किडनी का स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कस किया, किडनी के फंक्शंस किस तरह से नॉर्मली परफॉर्म हो रहे होते हैं उसको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। फिर हम लोग आ गए थे किडनी डिसऑर्डर के ऊपर या फिर रीनल डिसऑर्डर। और रीनल डिसऑर्डर में आपको बताया था रीनल डिसऑर्डर वो तमाम कंडीशंस हैं जिसमें आपके किडनी के फंक्शन नॉर्मली क्या होते हैं, परफॉर्म नहीं हो पा रहे होते हैं। उनके स्ट्रक्चर के अंदर, उनके फंक्शन के अंदर चेंज आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, डिसऑर्डर कहलाएगा। तो ऐसी तमाम कंडीशन जिसमें किडनी अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म ना कर पाए, उनका स्ट्रक्चर सही तरीके से मेंटेन ना रह पाए, तो उसको आप किडनी डिसऑर्डर कहते हो या रीनल डिसऑर्डर कहते हो। अब देखें बेटा, मेरे पास जो किडनी डिसऑर्डर है या रीनल डिसऑर्डर है, इनकी मल्टीपल वैरायटीज हैं। दे आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। नंबर 1 इज किडनी स्टोन्स, जिसको हमने डिस्कस किया अपने लास्ट लेक्चर में, और किडनी स्टोन होते क्या हैं वो आपको बताया। उसके क्या क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं वो आपको बताया, और उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है वो भी हमने डिस्कस की। जो सेकंड डिजीज था वो है रीनल फेलियर या फिर किडनी फेलियर। तो हेडिंग डाल दें भाई, किडनी फेलियर की या रीनल फेलियर की, और सामने डेफिनेशन जो है वो लिखी हुई है, जरा इसको कॉपी कर लें, फिर हम इस पे डिस्कशन करते हैं।
चलो भाई अब देखें, चला कॉपी कर ली थी। तो अब जरा डेफिनेशन पे आप गौर करें, बात क्या लिखी हुई है, वो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि भाई द कंडीशन इन विच वन और बोथ किडनी स्टॉप देयर फंक्शन, एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर एक या फिर दोनों किडनी अपना फंक्शन स्टॉप कर दें। अब इनका फंक्शन क्या है? दो फंक्शन है। पहला किडनी का फंक्शन है ऑस्मोरेगुलेशन और दूसरा क्या है? एक्सक्रीशन। तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें एक या फिर दोनों किडनी अपना ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन का फंक्शन स्टॉप कर दें, आइदर पार्शियली स्टॉप करें या फिर कंप्लीटली स्टॉप करें, ऐसी कंडीशन को आप नाम देते हैं रीनल फेलियर। यानी किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म करने में फेल हो गई है, तो उसको आप किडनी फेलियर कहते हैं और रीनल फेलियर कहते हैं। अब जरा आप इमेजिन करें कि अगर किडनी कर क्या रही है, ऑस्मो रेगुलेशन कर रही है और एस्टिशन कर रही है, अगर किडनी फेल हो जाए, किडनी काम ना करे, तो क्या होगा? ऑस्मो रेगुलेशन नहीं होगी। ऑस्मो रेगुलेशन नहीं होगी तो क्या होगा? जो भी आपकी बॉडी में एक्सेस वाटर है, वो एक्सेस वाटर कहाँ पड़ा रहेगा? वो एक्सेस वाटर आपका बॉडी के अंदर पड़ा रहेगा। इसी तरह जो है, अगर हम मिनरल्स की बात करें तो आपकी बॉडी में जो भी एक्सेस मिनरल होंगे, तो वो एक्सेस मिनरल कहाँ पड़े रहेंगे? वो भी बॉडी के अंदर पड़े रहेंगे। इसी तरह अगर हम नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करें, तो जो एक्सेस नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे, वो भी कहाँ पड़े रहेंगे? वो भी बॉडी में पड़े रहेंगे। अब बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट भी पड़ा हुआ है, बॉडी के अंदर जो है वो एक्सेस वाटर भी पड़ा हुआ है, बॉडी के अंदर जो है वो एक्सेस मिनरल्स भी पड़े हुए हैं। तो जब ऐसी कंडीशन होगी, तो फिर ऐसी कंडीशन के अंदर बॉडी के ऊपर क्या क्या कंडीशंस, क्या क्या साइंस जो है वो आ सकते हैं, उसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब मैं उसके लिए आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, वो पिक्चर देखें, ठीक है? ये आपके सामने जो है वो एक पिक्चर है, और इसको जरा आप गौर से देखें और जरा बताएं कि क्या क्या साइनो सिम्टम्स हो सकते हैं किडनी फेलियर के या रीनल फेलियर के। ठीक है, जो इर्द गिर्द लिखा हुआ है उसको छोड़ दें, सिर्फ इमेज पे आप फोकस करें। ये जो इमेज है, इस इमेज को देखते हुए, ठीक है, जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ, इतने इमेज को देखते हुए आपके जहन में क्या बातें आ रही हैं? कि अगर किडनी फेल हो जाती है तो उसके क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं? कॉमन सेंस को यूज करो भाई। अगर वाटर एक्सेस पड़ा रहेगा बॉडी में तो क्या होगा? वेट लॉस होगा। ये जो सामने जो है आपको आंटी का कार्टून नजर आ रहा है, जरा इनके पैर देखें। हाँ, बॉडी इनकी क्या हो रही है? स्वेल हो रही है। और अगर हम स्वेलिंग को मजीद मेडिकल टर्म में डिफाइन करना चाहें, अगर टिश्यू में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए, टिश्यू में फ्लूइड जमा हो जाए, तो फ्लूइड जमा होने की वजह से बॉडी स्वेल कर जाती है, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एडिमा। ठीक है, उस कंडीशन को आप क्या नाम देंगे? एडिमा। तो एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इनसाइड द टिश्यूज इज कॉल्ड एज एडिमा। ठीक है, तो आपने रीनल फेलियर की हेडिंग डाली हुई थी ना, तो नीचे साइन एंड सिम्टम्स लिखें, और साइन और सिम्टम में जो पहला सिम्टम होगा वो क्या है? वो एडिमा है। तो नंबर वन इज एडिमा। चलो भाई, इसके अलावा जो है थोड़ी जो है इनको चक्कर से आ रहे हैं, सर में भी दर्द लग रहा है इनकी शक्ल देख के, तो आप हेडेक भी लिख दें, हेडेक एंड वीकनेस। चलो जरा अब ये बताओ कि हेडेक हुआ क्यों भाई? क्यों हेडेक क्यों हुआ?
सोच के बताएं बेटा, हेडेक क्यों हुआ? नो, डिप्रेशन की वजह से भी नहीं हुआ। चलो, अलीजा बता रहे हैं कि सर अमोनिया ने ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर लिया, उसकी वजह से हो सकता है। वेरी गुड। चले भाई, तो आपने जो है पहला जो है साइनस सिम्टम क्या लिखा? एडिमा लिखा। दूसरा आपने जो है वो हेडेक और वीकनेस लिख लिया। ठीक है। नंबर 3, अब किडनी ने काम करना छोड़ दिया, एक्सक्रीशन नहीं कर रही है, तो जाहिर बात है कि फिर उसमें यूरिन फॉर्मेशन तो नहीं होगी, या ना हो तो होगी लेकिन कम होगी। ठीक है, तो आप उसको लिख दें डिक्रीज यूरिन आउटपुट। यूरिन जो है वो कम आएगा, तो डिक्रीज यूरिन आउटपुट। तो थर्ड हो गया डिक्रीज यूरिन आउटपुट। फोर्थ, और अगर इसको फौरी ट्रीट नहीं किया तो इसकी वजह से इंसान कॉमा में भी जा सकता है। तो 4 लिख लें कॉमा, और अगर फिर भी नहीं हुआ तो फिर हो सकता है कि उस इंडिविजुअल की क्या हो जाए, डेथ हो जाए। ठीक है, तो नंबर 1 इज एडिमा, नंबर 2 इज हेडेक एंड वीकनेस, नंबर 3 इज डिक्रीज यूरिन आउटपुट, नंबर 4 इज कॉमा। हाँ भाई, कर लिया। साइन एंड सिम्टम्स 4 लिख लिए हैं। तो अगर लिख लिए हैं तो भाई जरा मुझे रिस्पॉन्स दे दें। चले बेटा, अब जरा ट्रीटमेंट की हेडिंग डालें। ट्रीटमेंट क्या होगी? अब ट्रीटमेंट के अंदर बेटा दो जो है ऑप्शन है, एक है डायलिसिस और दूसरा जो है वो ट्रांसप्लांट का है। ठीक है, डायलिसिस की स्पेलिंग देख लें भाई। तो नंबर 1 इज डायलिसिस और नंबर 2 इज किडनी ट्रांसप्लांट। तो नंबर 1 इज डायलिसिस एंड नंबर 2 इज किडनी ट्रांसप्लांट।
चलो भाई, तो ये हमारे जो है रीनल डिजीज कंप्लीट हो गए। अब जरा हम जो इनके ट्रीटमेंट ऑप्शन है इनको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, अभी आपको बताते हैं किडनी ट्रांसप्लांट किया, अलग से हम उसको स्टडी करेंगे। तो अब जरा आप लोग लिथोट्रिप्सी की हेडिंग डाल रहे हैं सबसे पहले ना, लिथोट्रिप्सी। चले, लिथोट्रिप्सी। अब देखें, अगर मैं लिथोट्रिप्सी की बात करता हूँ तो लिथोट्रिप्सी के अंदर दो वर्ड आ रहे हैं, ठीक है। एक है लिथो। लिथो का मतलब होता है स्टोन, ठीक है। अगर हम लिथो की बात कर रहे हैं तो लिथो का मतलब क्या है? लिथो का मतलब होता है स्टोन, ठीक है। और दूसरा वर्ड क्या है? ट्रिप्सी। ट्रिप्सी का मतलब क्या होता है? ट्रिप्सी का मतलब होता है टू ब्रेक। तो मतलब क्या हो रहा है कि भाई स्टोन को क्या किया जाए? स्टोन को ब्रेक किया जाए। अब स्टोन को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? तो कह रहे हैं भाई ब्रेक करने के दो तरीके हैं। या तो आप अल्ट्रासोनिक लिथोट्रिप्सी करें, या फिर आप क्या करें? शॉक वेव लिथोट्रिप्सी करें। समझ में आ गई बात? तो लिथोट्रिप्सी में हम क्या कर रहे होंगे? जो भी किडनी के अंदर स्टोन है उस स्टोन को हम ब्रेक कर रहे होंगे। तो डेफिनेशन लिख लो भी पहले, लिथोट्रिप्सी की हेडिंग डाल लो लिथोट्रिप्सी, और फिर मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, वो डेफिनेशन लिखो, फिर हम आगे चलते हैं। लिखें, द टेक्निक इन विच kidney stones are the technique in which kidney stones are break down into the technique in which kidney stones are break down into small pieces are break down into small pieces through ultrasonic or shock waves through ultrasonic and shock waves is called as lithotripsy. Is called as lithotripsy. चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट लिखें, there are two types of lithotripsy. There are two types of lithotripsy. That is, ठीक है बेटा, that is वैसे ही लिखना है I-E डाल के। That is अल्ट्रासोनिक लिथोट्रिप्सी, ठीक है। अल्ट्रासोनिक कैसे लिखोगे? बिल्कुल यही स्पेलिंग है, बस आर के बाद जरा ए लगा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये मिसप्रिंट हुआ है, तो ये अल्ट्रासोनिक हो जाएगा, ठीक है। डेट इज अल्ट्रासोनिक लिथोट्रिप्सी एंड शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिथोट्रिप्सी। नंबर वन, सॉरी, डेट इज अल्ट्रासोनिक लिथोट्रिप्सी एंड शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ठीक है बेटा। अब देखें, ये जो अल्ट्रासोनिक लिथोट्रिप्सी होती है, इसको जरा आप देखें इस पिक्चर को, ये पूरा अल्ट्रासोनिक प्रोब है, ठीक है। एक जो है ये पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको हम प्रोब कहते हैं, अल्ट्रासोनिक प्रोब। इसको हमने जो है यूरिथ्रा से पास करना शुरू किया, ठीक है। ये फीमेल बॉडी है, इसको हमने जो है यूरिथ्रा से पास करना शुरू किया। और जब हम यूरिथ्रा से पास कर रहे हैं तो हमने देखा कि यहाँ ब्लैडर में एक स्टोन पड़ा हुआ है, ठीक है। ये नजर आ रहा है, एरो का फॉलो करें तो ये स्टोन नजर आ रहा है। तो यहाँ से मैं आई पीस लगा होता है, यहाँ से मैं देख रहा होता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने देखते हुए यहाँ देखा कि भाई यहाँ स्टोन पड़ा हुआ है। तो यहाँ फौरी के फौरी मैं क्या करूंगा, एक बटन है, बटन दबाऊंगा तो यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव्स जाएंगी और इस स्टोन को स्मॉल पीसेस के अंदर ब्रेक कर देंगी। और ये जो स्टोन स्मॉल पीसेस के अंदर ब्रेक हुआ है, इस स्मॉल पीसेस को यहाँ पे सक्शन के जरिए सक कर लिया जाएगा
और इस इंडिविजुअल को कहा जाएगा कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। और जब ये इंडिविजुअल ज्यादा से ज्यादा पानी पिएगा तो ये जो छोटे छोटे पीसेस हैं, ये छोटे छोटे पीसेस क्या हो जाएंगे, यहाँ से पास आउट हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात। और ये छोटे छोटे पीसेस जब यहाँ से पास आउट हो जाएंगे तो इसका स्टोन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और ऐसी लिथोट्रिप्सी को आप क्या नाम देते हैं, अल्ट्रासोनिक लिथोट्रिप्सी कहते हैं। लेकिन बेटा इस टाइप की लिथोट्रिप्सी करने के लिए काफी एक्सपर्टीज चाहिए होती है, उसमें इंजरी का खतरा होता है कि आप यूरिथ्रा से डाल रहे हैं, हो सकता है कि ब्लैडर को वो डैमेज कर दे, और पेशेंट के लिए भी काफी अनकंफर्टेबल होता है। तो यूजुअली अब ये प्रोसीजर जो है वो प्रीफर्ड नहीं किया जाता। अब जो है हमारे पास जो लिथोट्रिप्सी हो रही है वो शॉक वेव लिथोट्रिप्सी है। अब शॉक वेव लिथोट्रिप्सी में क्या होगा, इस पेशेंट को आप देख लें कि ये स्कैनर मौजूद है। यहाँ पे जो है पेशेंट को क्या किया गया है, लिटाया गया है। और लिटाने के बाद यहाँ पे जो हाँ अल्ट्रासाउंड के जरिए हमने देख लिया कि भाई यहाँ पे इसकी स्टोन है। ऊपर हमारे पास स्कैनर मौजूद है, तो स्कैनर से शॉक वेव्स डाली जा रही हैं। और ये शॉक वेव्स क्या कर रही हैं, उस स्टोन को मल्टीपल स्मॉल पीसेस के अंदर ब्रेक की जा रही है। और जब वो स्टोन छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाएगी तो इस इंडिविजुअल को कहा जाएगा कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। और जब ये इंडिविजुअल ज्यादा से ज्यादा पानी पिएगी तो इसके जो छोटे पीसेस हैं वो रिमूव हो जाएंगे बॉडी में। तो इस तरह से जो है ये लिथोट्रिप्सी काम कर रही होती है। अगर लिथोट्रिप्सी से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो भाई आप पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं आगे 2 पॉइंट लिखवा के आगे जो है दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूं। मुझे जरा रिस्पांस दे दें भाई चैट बॉक्स में, अगर लिथोट्रिप्सी में कोई मसला है तो भाई पूछ सकते हैं। क्लियर है भाई लिथोट्रिप्सी? चले अब जरा जो है इसको लिखना शुरू करें भाई। इन अल्ट्रासोनिक लिथोट्रिप्सी, इन अल्ट्रासोनिक लिथोट्रिप्सी, इन अल्ट्रासोनिक लिथोट्रिप्सी इन अल्ट्रासोनिक लिथोट्रिप्सी इन अल्ट्रासोनिक लिथोट्रिप्सी ultrasonic probe is passes through an ultrasonic lithotripsy. A ultrasonic probe, PROBE probe, is passes through urethra, to approach stone, passes through urethra to approach stone, passes through urethra to approach stone, passes through urethra to approach stone, and emission, EM, and emission, 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 and emission of ultrasonic waves, and emission of ultrasonic waves break stone, ultrasonic waves break stone,
into ultrasonic waves, break stone into small particles, break into small particles, break into small particles, break into small particles that later on passes with urine, that later on passes with urine, that later on passes with urine, that later on passes with urine. चलो लास्ट पॉइंट लिखो. In shock wave lithotripsy, in shock wave lithotripsy, comma, a, a shock wave scanner, in shock wave lithotripsy, comma, a shock wave scanner is placed, 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 a shock wave scanner is placed over the stone area, over the stone area, over stone area, over stone area that will break into small pieces, that will break into small pieces. चले भाई, अगर ये कर लिया है तो फिर जरा बता दें मुझे, चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स दे दें. चलो बेटा, अब लिथोट्रिप्सी के बाद जो है डायलिसिस की आइडिन डालना है. चलो भाई, डायलिसिस की आइडिन डालना है और जो आपके सामने स्लाइड नजर आ रही है, इस स्लाइड को कॉपी कर लें और जब कॉपी कर ले तो मुझे रिस्पॉन्स दे दिएगा ताकि फिर हम इसको आगे डिस्कस करें.
चलो भाई, काफी लोगों के मैसेज आ गए हैं कि भाई हमने कर लिया कॉपी। ठीक है बेटा, तो डायलिसिस को हमें डिफाइन करना है। अब वो लोग जिनकी किडनी काम करना बंद कर देती हैं, जिनकी किडनी फंक्शन नहीं कर रही। अब जब फंक्शन नहीं कर रही तो हमें पता है किडनी के होते हैं दो काम। कौन कौन से दो काम थे? कोई याद दिला सकता है मुझे? कौन कौन से दो काम होते हैं किडनी के, जल्दी बताओ। एक हो गया ऑस्मोरेगुलेशन, और दूसरा क्या है? शाबाश, ठीक है, एक ऑस्मोरेगुलेशन है और दूसरा क्या है? एक्सक्रीशन। तो किडनी बेटा ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन कर रही होती है। अब किडनी तो रही नहीं, किडनी किसी भी वजह से अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही है। जब वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही है तो क्या होगा? बॉडी के लिए प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी। जो रीनल फेलियर में हमने देखा कि किडनी फेलियर की वजह से जो साइनो सिम्टम आते हैं वो साइनो सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे, और जब ये साइनो सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे तो हमें क्या करना होगा? इन साइनो सिम्टम्स को ट्रीट करना होगा। अब ट्रीट करने का एक तरीका क्या है? डायलिसिस। कह रहे हैं कि एक आर्टिफिशियल मेथड है जिससे हम क्या करेंगे? बॉडी से एक्सेस वाटर रिमूव करेंगे और साथ साथ जो है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करेंगे। मतलब जो ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन किडनी कर रही थी, अब वही काम हम आर्टिफिशियल मशीन से करवाएंगे। और अगर ये आर्टिफिशियली मशीन से हो रहा है, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डायलिसिस। तो इस कंडीशन को मैं क्या नाम दूंगा? डायलिसिस का नाम दूंगा। तो इट इज द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिमूविंग वेस्ट एंड द एक्सेस फ्लूइड्स फ्रॉम द ब्लड इज कॉल्ड एज डायलिसिस। अब बेटा डायलिसिस होते हैं दो टाइप के। एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस और एक होता है हीमोडायलिसिस। ठीक है, अब जरा मैं आप लोग को पेरिटोनियल डायलिसिस दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एक इंडिविजुअल है, इसकी बॉडी के अंदर पेरिटोनियल क्यों कहा? क्योंकि देखो बॉडी के अंदर जो है कैविटीज होती हैं, ये हमने पढ़ा था। जैसे अगर हम अपना माउथ ओपन करें तो अंदर एक खाली जगह है, उसको आप कैविटी कहते हैं, एंड द माउथ कैविटी इज कॉल्ड एज ओरल कैविटी। इसी तरह नॉस्ट्रिल के अंदर देखें खाली जगह है, वो जो कैविटी है उसको आप क्या नाम देते हैं? नेजल कैविटी। इसी तरह हेड में हम देखें कैविटी है जिसको आप क्रेनियल कैविटी कहते हैं। इसी तरह चेस्ट में एक कैविटी है जिसको आप चेस्ट कैविटी कहते हैं या थोरेसिक कैविटी कहते हैं। इसी तरह एब्डोमेन में कैविटी है जिसको पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं या फिर एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। तो बहरहाल हमने पेरिटोनियल कैविटी के अंदर अप्रोच करना है। कैसे? हमने कट लगाया, कट लगाने के बाद एक कैथेटर पास कर दिया और ये कैथेटर पेरिटोनियम को क्रॉस करते हुए पेरिटोनियल कैविटी के अंदर आ गया। अब आपको पता है बेटा पेरिटोनियल कैविटी यानी एब्डोमिनल कैविटी में बड़ी वेसल्स मौजूद होती हैं। ये जो हमारी नेक है, ये जो हमारा चेस्ट है और ये जो हमारा एब्डोमेन है, यहाँ बड़ी बड़ी वेसल्स होती हैं। अब हो क्या रहा है? यहाँ एक फ्लूइड है एंड दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज डायलिसेट। क्या कहलाता है ये? डायलिसेट कहलाता है। अब देखो जो डायलिसेट की कंपोजिशन होती है ना, ये डायलिसेट की कंपोजिशन बिल्कुल आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की तरह होती है। बस इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट कैसे होते हैं? बिल्कुल जीरो होते हैं। अब होगा क्या? आपने यहाँ पे होल किया और होल करने के बाद तवज्जो दीजिएगा, यहाँ हमने पेरिटोनियम में क्या किया? होल किया। होल करने के बाद मैंने एक कैथेटर पास किया इसके एब्डोमेन के अंदर और इसको कनेक्ट कर दिया मैंने एक फ्लूइड से, एंड दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज डायलिसेट। अब मैंने ये कहा कि डायलिसेट की कंपोजिशन बिल्कुल हमारे नॉर्मल बॉडी फ्लूइड की तरह होती है, बस इसके अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होते। और हमने पढ़ा एब्डोमेन में बड़ी बड़ी वेसल्स मौजूद होती हैं। जैसे एओर्टा की बात करते हैं ना, एओर्टा सिर्फ चेस्ट में नहीं होती है, एब्डोमेन में भी होती है। अब ये डायलिसेट फ्लूइड आ गया ग्रे कलर का। अब जैसे डायलिसेट फ्लूइड आया, ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट क्या थे? ज्यादा थे ना। वो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट नेचर क्या चाहती है? हायर से लोअर कंसंट्रेशन पे मूव करो। तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट थे वो ब्लड वेसल से निकल के कहाँ आ जाएंगे? इस डायलिसेट फ्लूइड में आ जाएंगे। इसी तरह जो एक्सेस वाटर था वो भी निकल के कहाँ आ जाएगा? इस डायलिसेट फ्लूइड में आ जाएंगे। जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी इस डायलिसेट फ्लूइड में आ जाएंगे। तो कह रहे हैं कि ये डायलिसेट फ्लूइड जो है आपने एब्डोमिनल कैविटी में डालना है और इसको जो है 20 से 30 मिनट जो है वेट करना है।
20 से 30 मिनट जो है वेट करने के बाद आप इसको क्या करोगे, इस डायलिसेट को रिमूव कर दोगे। तो जो डायलिसेट में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट आया था वो बॉडी से निकल जाएगा। ठीक है, यूजुअली हम ये कब कर रहे होते हैं, ये बच्चों में कर रहे होते हैं, या फिर बहुत ही इमरजेंसी है, अभी डायलिसिस मशीन तैयार नहीं है, तो 30 से 60 मिनट में हो जाता है और ये डेली करना होता है। ठीक है बेटा। और एक होता है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में हम देखें क्या करते हैं, हम यहाँ से एक कैंडुला पास करते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप देख रहे हैं कि ब्लड आ रहा है। आने के बाद जो है ये एक मशीन होती है जिसको आप डायलिसिस मशीन कहते हैं, डायलिसिस मशीन में जा रहा है। डायलिसिस मशीन में जाने के बाद ये ब्लड आया, यहाँ से मैं फ्लूइड दे रहा हूँ जो कि डायलिसेट कहला रहा है। एरो को फॉलो कीजिएगा, ये डायलिसेट यहाँ से गुजर रहा है, तो यहाँ से ब्लड आ रहा है और यहाँ से डायलिसेट गुजर रहा है। बीच में एक मेम्ब्रेन है, तो इसमें जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो ब्लड से फिल्टर होके इस डायलिसेट में आ जाएंगे। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो इस ब्लड से फिल्टर होके कहाँ जाएगा, इस डायलिसेट फ्लूइड के अंदर आ जाएगा। और इस डायलिसेट फ्लूइड के अंदर आने के बाद क्या होगा, ये जो डायलिसेट फ्लूइड के अंदर आने के बाद ये सारा का सारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा, ये सारा का सारा जो है आपका दूसरी जगह जमा होता रहेगा। यहाँ से फ्रेश डायलिसेट आ रहा है और इसमें से वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर हो रहे हैं और ये यहाँ जमा हो रहे हैं। इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे और यहाँ से फ्रेश डायलिसेट जाता रहेगा। ब्लड फिल्टर होने के बाद बॉडी के दूसरे एंड से ये इंटर होगा। अब यहाँ से ब्लड निकल रहा है, फिल्टर होने के बाद यहाँ से ये दोबारा दाखिल हो रहा है। अब कह रहे हैं कि इसमें तकरीबन 6 से 10 घंटे लगते हैं। अब देखो बातें सुनने में हमें ये बड़ी आसान लगती हैं कि भाई 6 से 10 घंटे लगेंगे, यहाँ से ब्लड आ रहा है, ये फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद जो है वो दोबारा दाखिल हो गया। लेकिन अगर आप एक लम्हे के लिए सोचें, ये आसान काम नहीं है। पेशेंट के लिए 6 से 10 घंटा बिल्कुल स्टैटिक होना और यहाँ पे बहुत सारी चीजें मॉनिटर करनी होती हैं। एक डॉक्टर मुसलसल यहाँ पे खड़ा हुआ होगा, ब्लड पूरी बॉडी से बाहर आ रहा है, तो अगर खुदा ना खास्ता इसमें कोई इन्फेक्शन हो गया, अगर कोई इसके अंदर जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुई चीजें, तो इससे ट्रांसमिशन हो सकती है। तो यहाँ सेप्टिक मेजर्स बहुत ज्यादा लेने पड़ेंगे। पता चला वो किडनी फेलियर से नहीं जाएगा पेशेंट, पेशेंट जो है इन्फेक्शन से चले जाएगा, क्योंकि पूरा ब्लड बाहर आ रहा है। इवन जहाँ पे डायलिसिस यूनिट होते हैं वहाँ पे आप ऐसे जा भी नहीं सकते। आपको पहले जो है वो बाथ लेना पड़ता है, फिर उसके बाद स्टरलाइज होना पड़ेगा, उसके ऊपर जो है आपको ड्रेस पहनना पड़ता है, ओटी ड्रेस होता है वो पहनना पड़ता है, फिर आप अंदर जाते हैं। और उसके बाद फिर जो है पेशेंट 6 से 10 घंटे इस तकलीफ में रहता है। 6 से 10 घंटे बाद फिर उसको ये कहते हैं कि हफ्ते में 3 दफा ये होता है, वो भी अंडर रिस्ट्रिक्ट वाटर और सॉल्ट इनटेक। अपनी मर्जी से वो वाटर इनटेक भी नहीं कर सकता और ना ही अपनी मर्जी से वो सॉल्ट इनटेक कर सकता है। और उसके बाद भी हफ्ते में 3 दफा ये डायलिसिस हो रहे हैं। और अगेन ये कोई आपका जो है क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, सपोर्टिव है। डायलिसिस कब तक होते रहेंगे, जब तक कि उसकी जिंदगी है तब तक डायलिसिस होते रहेंगे। अब जाहिर सी बात है डायलिसिस जो है लॉन्ग टर्म हल नहीं है। अब अगर एक पेशेंट है जिसके दोनों किडनीज जो है एट द एज ऑफ 17 और 18 फेल हो गए, अब जरा मुझे बताओ उसकी तो एज तो जो है क्या है, काफी है ना। अगर हम पाकिस्तान के अंदर बात करते हैं तो पाकिस्तान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी समझते हो कि एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अगर एक शख्स जिंदा है तो वो कितने अरसे तक जिंदा रह सकता है। तो व्हाट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन पाकिस्तान। नहीं, 70 तो बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेंसी नहीं है। और तुक्के लगाओ, सोचो। नहीं नहीं, अब मायदा ने तो बहुत ही कम कर दिया, 50-50 नहीं है भाई, 60 है। ठीक है, तो 60 जो है हमारी क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है पाकिस्तान में। जब भी तो जो है 60 के बाद रिटायर कर देते हैं कि बस घर में बैठो, अब अल्लाह अल्लाह करो, अब जितनी जिंदगी मिल रही है वो बोनस में मिल रही है। अब देखें, अगर एक पेशेंट एट द एज ऑफ 18 ईयर 17 ईयर उसके जो है दोनों किडनी फेल हो गए, अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर मैं 60 ईयर्स लगाऊं तो आप अंदाजा कर लें तकरीबन उसके पास जो है वो 40 और 42 ईयर्स होंगे। ठीक है, उसके पास जो है वो 40 और 42 ईयर्स होंगे। अब 40-42 ईयर्स डायलिसिस तो नहीं कर सकते ना, तो हमारे पास फिर दूसरा ऑप्शन क्या होगा, हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन होगा वो होगा किडनी ट्रांसप्लांट का। तो यूजुअली
ओल्ड पेशेंट जो होते हैं, जो ऑलरेडी एट द एज ऑफ 70-80 पे उनके किडनी फेल होते हैं, तो उनको तो हम फिर डायलिसिस पे ही रखते हैं। लेकिन जो यंग पेशेंट्स हैं उसके लिए फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है, वो क्या है, वो ट्रांसप्लांट है। तो अगेन कुछ कह नहीं सकते, जैसे उन्होंने कहा कि पेनफुल होता है, पेनफुल इस लिहाज से होता है कि रोजाना आपको जो है हफ्ते में 3 दफा आपको हॉस्पिटल जाना है, 6 से 10 घंटे आप हॉस्पिटल में लेटे रहेंगे और वहाँ डायलिसिस होगा, उसके बाद फिर आप जो है वापसी आएंगे, मतलब ये आपकी जिंदगी का रूटीन बन जाएगा। तो इसके लिए काफी आपको हिम्मत चाहिए होती है, इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती है, और लोग फाइट करते हैं। मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो 22-22 साल और 24-24 साल जो है वो डायलिसिस पे जिंदा रहे हैं। तो बेटा ये सारे जो है वो नेचर के गेम है, सारे जो है अल्लाह ताला की कुदरत है। तो कुछ कह नहीं सकते कौन कब सरवाइव कर रहा होता है। बहुत सारे पेशेंट 22-22 साल 24-24 साल डायलिसिस पे सरवाइव करते हैं, और बहुत सारे लोग एक दिन भी डायलिसिस पे सरवाइव नहीं कर पाते। तो कहने का मकसद ये है कि हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर एक डायलिसिस का प्रोसीजर देखें तो इसके ऊपर तकरीबन जो है वो 6 से 7 हज़ार का खर्चा आता है, इंक्लूडिंग मेडिसिन। अब हफ्ते में 3 दफा डायलिसिस हो रहे हैं, तो मतलब ये हफ्ते में तकरीबन आप 18 हज़ार खर्चा रख लें। 18 हज़ार खर्चे का मतलब ये है कि महीने का ये तकरीबन आपका बन जाएगा 75,000। तो आपको महीने 75,000 खर्च करना पड़ रहा है अपने सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में से रिमूव करने के लिए, और एक्सेस वाटर को ब्लड में से रिमूव करने के लिए, वो भी इतनी तकलीफों के बाद। आप वाटर इनटेक भी अपनी मर्जी से नहीं पी सकते, गर्मी जितनी भी हो लिमिटेड वाटर आपको पीना होगा। अगर आपने ज्यादा वाटर पिया तो फिर क्या हो सकता है, ज्यादा वाटर पिया तो फिर अल्टीमेटली जो है वो आप किडनी फेलियर की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो फिर डायलिसिस जो हफ्ते में 3 दफा हो रहा था, अब वो डायलिसिस जो हो सकता है आपको 4 से 5 दफा करना पड़े। ठीक है बेटा। तो ये डायलिसिस जो है इसलिए कोशिश किया जाता है कि आप लिमिटेड टाइम के लिए करें, इसमें जो है वो कम से कम जो है वो चीजों को रखा जाता है। ठीक है बेटा। अब यंग पेशेंट है, यंग पेशेंट के अंदर मेरे पास जो दूसरा ऑप्शन होता है, वो दूसरा ऑप्शन क्या है, रीनल ट्रांसप्लांट। बेटा ट्रांसप्लांट का मतलब क्या है, ये एक प्रोसीजर है। ठीक है, सर्जिकल प्रोसीजर है। इसमें हम क्या करते हैं, जो आपकी डिफेक्टिव किडनी है, जिसके अंदर जो है प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, उस प्रॉब्लम आने वाली किडनी को आप रिमूव करते हैं, और उसकी जगह आप एक एक्टिव एंड फंक्शनल किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं। एंड दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज रीनल ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट। कि आपकी जो डिफेक्टिव किडनी है, उस डिफेक्टिव किडनी को हटाया, और हटाने के बाद क्या करा आपने, एक फंक्शनल किडनी को इम्प्लांट कर दिया। उसको आप क्या नाम देंगे, उसको आप रीनल ट्रांसप्लांट का नाम देंगे। अब आप ये देख रहे हैं कि भाई ये डिफेक्टिव किडनी थी, इसको यही रह दिया, उसकी जगह आपने क्या करा, एक फंक्शनल किडनी इम्प्लांट कर दी। एंड दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज रीनल ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है बेटा। तो ये जो आपके सामने 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये 2 पॉइंट्स आप कॉपी कर लें, उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। कॉपी करने के बाद बेटा डन का जरा रिस्पॉन्स दे दीजिएगा मुझे। कर लिया कॉपी आप लोग ने? रिस्पॉन्स देते मुझे चैट बॉक्स में, अगर आप लोग ने कॉपी कर लिया है तो फिर मैं आगे प्रोसीड करूँ।
अब देखिए बेटा, ये बातें सुनने में तो हमें बहुत अच्छी लगती हैं कि किडनी खराब हुई, आपने निकाली और दूसरी लगा दी, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि ये जो आपकी फंक्शनल किडनी है, ये आएगी कहाँ से? सबसे बड़ा टास्क तो यही है कि आप ये फंक्शनल किडनी लेके कहाँ से आओगे। तो जाहिर बात है, डोनर का सबसे बड़ा इश्यू होता है कि किडनी देगा कौन अपनी। और अगर किसी तरह से आपने डोनर अरेंज भी कर लिया, किडनी मिल भी गई, तो दूसरा सवाल ये उठता है कि भाई वो किडनी हमारी बॉडी में मैच कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको लिम्फोसाइट्स कहते हैं। याद हो अगर 3 टाइप के होते थे, हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, सप्रेसर टी सेल। ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल होते हैं ना, टीसी जिसको कहते थे, ये ढूंढ रहे होते हैं कि एंटीजन मैच करेंगे, जिससे मैच हो जाएगी उसको छोड़ देंगे और जिससे मैच नहीं उसको मारेंगे, पकड़ के खत्म कर देंगे। तो आपने दूसरी की किडनी लाके लगा दी अपनी बॉडी में, तो क्या उसकी एंटीजन मैच करेगी आपकी बॉडी से? अगर उसकी एंटीजन आपकी बॉडी से मैच नहीं कर रही, तो आपके इम्यून सिस्टम आके उस किडनी को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये सबसे बड़ा इश्यू होता है। तो लाजमी तौर पे जब ट्रांसप्लांट हो रहा होता है तो उसमें क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर एंटीजन क्रॉस मैचिंग करनी पड़ती है। अगर एंटीजन मैच कर गई तो आप ट्रांसप्लांट करेंगे। कितना? कह रहे हैं कि भाई जो आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होते हैं, जैसे कि फादर हो गए, जैसे मदर हो गई, ब्रदर हो गए, सिस्टर हो गई, ये फर्स्ट डिग्री रिलेटिव कहलाते हैं। तो ये किडनी डोनेट कर सकते हैं अगर इनकी एंटीजन 60 से 70% भी मैच कर जाती हैं। ठीक है, इवन ये जो आपके बहुत करीबी रिलेटिव है, इनकी भी 100% मैच नहीं करती, 60 से 70% मैच करती है। तो ये भी आपकी क्या है, एक आइडियल क्या होगी, एक आइडियल आपकी डोनर होगा। ये आपका एक आइडियल डोनर होगा। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए बहुत सारे किडनी के डोनर मिल भी जाते हैं खानदान में। तो दूसरा मसला जो आता है, वो दूसरा मसला यही आएगा कि आपका एंटीजन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। पास्ट टाइम ये होता है एंटीजन भी मैच कर गई, ब्लड ग्रुप भी मैच कर गया, डोनर भी मैच कर गया। अब जो है वो सर्जरी की चार्जेस इतने होते हैं। अब सर्जरी के ऊपर तकरीबन 10 से 15 लाख का खर्चा आता है। तो 15 लाख 10 लाख कौन अफोर्ड करेगा? वो अफोर्ड नहीं कर पाते। और जो अफोर्ड कर लेते तो पास्ट टाइम ऐसा होता है कि उनकी जो है एंटीजन मैच होके नहीं देती। तो कहने का मकसद ये है कि बड़ा जो है ट्रिकी प्रोसीजर होता है। और अगर प्रोसीजर जो है ये अप्लाई कर भी दें, आपका जो है किडनी भी अरेंज हो गई, एंटीजन भी मैच कर गई, पैसे भी हो गए, सब कुछ हो गया, तो ऐसी कंडीशन के अंदर अब क्या करना है? तो आपका जो इम्यून सिस्टम होता है उसको सप्रेस करना पड़ता है। ऐसी मेडिसिन देनी पड़ती है जो आपके इम्यून सिस्टम को स्लो करके रखती है। तो उसमें फिर हम 2 महीना तो उस बंदे को आइसोलेशन में रखेंगे कि कोई उससे मिले नहीं, किसी किस्म के जर्म्स ट्रांसमिट ना हो। क्यों? क्योंकि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो काफी सप्रेस है। अगर उसको जो है वो मल्टीपल इन्फेक्शन हो गए तो वो इन्फेक्शन से निकल जाएगा किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद। तो बड़ा जो है ये ट्रिकी प्रोसीजर होता है। तो इसलिए इसके हम सिर्फ यंग पेशेंट में कंसीडर करते हैं, ओल्ड पेशेंट में कंसीडर नहीं करते। ओल्ड पेशेंट को हम किडनी डायलिसिस पे रखते हैं, ट्रांसप्लांट नहीं करते। तो ये हमारे पास सुटेबल ऑप्शन है यंग पेशेंट्स के लिए। ठीक है बेटा, चल अब 2 पॉइंट्स और लिख लें, फिर मैं अपना लेक्चर जो है ऑफ कर रहा हूँ। फटाफट लिखना शुरू करें। ये 2 पॉइंट आप लिख चुके हैं, थर्ड पॉइंट लिखें। द मेन हर्डल, हर्डल की स्पेलिंग जो है मैं आपको चैट रूम में दे रहा हूँ। द मेन हर्डल इन the main hurdle in renal transplant, the main hurdle in renal transplant is antigen cross matching. The main hurdle in renal transplant, the main hurdle in renal transplant, the main hurdle in renal transplant is antigen
cross matching. The main hurdle in renal transplant is antigen cross matching. Next point. If antigen of donor and recipient match up to 60 to 70%, if antigen of donor and recipient is match up to 60%, is match up to 60% to 70%, is match up to 60% to 70%, कॉमा लगाएं, considered as ideal transplant, considered as ideal transplant, considered as ideal transplant. अब मैं रिपीट नहीं करूंगा, 3 दफा ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूं। और अगर जो है जिसने कॉपी किया है वो उधर चैट बॉक्स में इनके लिए रिपीट कर दें। कर लिया सबने कॉपी? चले भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं अपना लेक्चर एंड कर रहा हूँ। हमने जो है आज रिनल डिसऑर्डर कंप्लीट कर लिए, साथ में हमने डायलिसिस पढ़ा क्या होता है, हमने रिनल ट्रांसप्लांट पढ़ा क्या होता है, हमने जो है लिथोट्रिप्सी पढ़ी क्या होता है। अब इंशाल्लाह इसको हम अपने आने वाले लेक्चर में मजीद प्रोसीड करेंगे। आज के लेक्चर के हवाले से अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वही पूछ सकते हैं। ठीक है, जोहा ने जो है आपके लिए पॉइंट रिपीट कर दिया, आप कॉपी कर लें। क्लियर है सब? चलें, तो इंशाल्लाह फिर जिंदगी रही तो कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और साथ साथ अपनी तैयारी जारी रखें, पढ़ते भी रहें। और आपके एग्जाम्स जो हैं वो अपने टाइम पे होंगे, तो आपने बिल्कुल लूज नहीं होना है। ठीक है, अपनी तैयारी को साथ साथ कंटिन्यू रखें। इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, ख्याल रखें अपना।